सुप्रभात। सर्दी के मौसम में गरम गरम चाय के साथ और गुनगुनी धूप के साथ मैं हूँ लेकर कार्यक्रम आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी, और आप सभी को पूर्वा त्रिवेदी का बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम है और अब से लेकर पूरे 9 बजे तक आप रहेंगे हमारे साथ। बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी बातें हम आप तक पहुँचाएंगे और हमारे एक्सपर्ट, हमारे विशेषज्ञ हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। आपके सवाल रहेंगे, हम उनके जवाब रहेंगे, तो हमें फ़ोन करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जैसा कि आप जानते हैं हमारे आज के पंचांग के साथ। तो हम आपको बता दें कि आज है विक्रम संवत 2080 के मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, तदनुसार 18 दिसंबर 2023 और दिन है सोमवार का। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, हमारी यही शुभकामना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे कार्यक्रम में अक्सर आपको एक छोटा सा प्यारा सा विचार बताते हैं। कहते हैं अगर एक छोटा सा विचार हम सुबह अगर सुन लें तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है और हमें एक अच्छी सीख भी मिलती है जो हमारे जीवन में बहुत काम आती है। तो चलते हैं आज के विचार की तरफ। हमारा आज का विचार है, सफलता का सीधा संबंध परिश्रम से है। जो व्यक्ति परिश्रम से डरता है वो सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जी हाँ, इसलिए आप कभी भी परिश्रम से नहीं डरें, हमेशा मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कभी भी मेहनत जो है खराब नहीं जाती है और हम निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। और आइए अब हम आपका परिचय करवाते हैं हमारे विशेषज्ञों से। लेकिन विशेषज्ञों को का परिचय करवाने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा आज का इतिहास क्या है। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर का दिन क्यों खास है, आइए आपको बताते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सन 1849 में विलियम पॉन्ड के टेलीस्कोप से चांद की पहली फोटोग्राफ ली गई थी और आज के ही दिन यानी 1960 को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन हुआ था। वहीं बात की जाए 1969 में आज के ही दिन इंग्लैंड में मृत्युदंड की जो सज़ा है ना वो मना कर दी गई थी और 1979 में सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे मैच पाकिस्तान के विरुद्ध खेला था। और वहीं अगर बात की जाए 1997 में तो आज के ही दिन भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के लिए वॉशिंगटन से संधि संपन्न हुई थी। 2008 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था। और वहीं अगर बात 2014 की की जाए तो सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 का सफल प्रक्षेपण हुआ था। और 2017 में आज के ही दिन राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 30 में से 29 पदक जीते थे। जी हाँ, तो ये था हमारा आज का इतिहास कि क्यों था आज का दिन खास, ये तो हमने आपको बता दिया। और अब बढ़ते हैं हमारे अपने कार्यक्रम में आगे और आपको बताते हैं कि कौन विशेषज्ञ हमारे यहाँ मौजूद है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम किन विषयों पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे समाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर, साथ ही हम चर्चा करेंगे कि कैसे बनाएं अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर। और अब हम आपको बताते हैं कि कौन विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय करवाना चाहेंगे नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी से। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष सिंह जी, जो निदेशक हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल के। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और दर्शकों, आपको भी बताना चाहेंगे क्योंकि हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए, हमारे विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित हैं और आप हमें कॉल कीजिए, हमारे विशेषज्ञों से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए 0755, ये हमारा STD कोड है, और 2660049 ये हमारा नंबर है। इस लैंडलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही टोल फ्री नंबर, निःशुल्क नंबर भी है, आप उसको भी नोट कर लीजिए 8100। जी हाँ, नोट कीजिए 8100-233-0040। ये हमारा नंबर है। और हम दोबारा आपको बताना चाहेंगे हमारा नंबर है 1800-233-0040। ये हमारा नंबर है। तो आप हमारे विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित हैं, आप हमें कॉल कीजिए और हमारे विशेषज्ञों से आप सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आशुतोष जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जैसा कि हमने बताया कि हमारा विषय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बहुत ही नया विषय है
युवा तो बहुत जानते हैं इस विषय को, लेकिन कई हमारे दर्शक हैं जो इससे परिचित नहीं हैं। तो ये क्या है सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम हिंदी में समझते हैं तो ये कृत्रिम रूप से बुद्धिमत्ता, मतलब हम किसी मशीन को ऐसी बुद्धि दे दें कि वो मनुष्य जैसे सोचने लगे, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये विषय आज समाज में और दुनिया के लिए नया है, लेकिन एक वैज्ञानिक की तरह से देखा जाए तो ये 1950 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एलन ट्यूरिंग। उन्होंने एक कंप्यूटर के पीछे बैठ करके एक आदमी को रखा और उस कंप्यूटर ने 5 मिनट तक उस आदमी को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कंप्यूटर हूँ कि मनुष्य हूँ। अच्छा। तो पहली बार 1950 में शुरुआत ऐसी हुई कि ऐसा हो सकता है कि किसी कंप्यूटर को हम मनुष्य की श्रेणी में ला सकें। ये 1950 में शुरू हुआ था। तो हम जैसे इसमें नए नए एल्गोरिथम के हिसाब से और नए नए प्रयोग करके हम एक मशीन को बुद्धि देने का प्रयास करते हैं, और उसको हम कह सकते हैं कि बनावटी बुद्धि है या कृत्रिम रूप से हम उसको बुद्धिमत्ता की तरफ ले जाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है। जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी। किशन जी, आप हमारे यहाँ उपस्थित हैं। किशन जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अपने शहर को कैसे स्वच्छ और सुंदर रखा जाए, बनाया जाए, तो हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपने शुरू की है स्वच्छ भोपाल के लिए, स्वच्छता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम, और पिग मुक्त जो है सिटी, वो उसका श्रेय भी आपको जाता है क्योंकि वो भी आपने किया हुआ है। तो आखिर हमारे भोपाल को या हमारे शहर को, किसी भी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? पूर्वा जी, मुझे लगता है कि किसी भी शहर को सबसे खूबसूरत बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है उस शहर के जो रहवासी हैं जी। उन रहवासियों के उस शहर के प्रति समर्पण, उस शहर के प्रति लगाव। अगर हम अपने शहर से लगाव रखेंगे और शहर के प्रति समर्पण भाव रहेगा तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपनी दिनचर्या में अपने शहर को किसी भी प्रकार से कहीं भी गंदा या खराब नहीं होने देगा, बल्कि वो इस बात का प्रयास करेगा कि मेरा शहर औरों की नज़र, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनकी नज़र में भी अच्छा दिखे और एक शहर की अच्छी छवि बाहर से आने वाले लोगों के लिए जाए। जब इस प्रकार का हम व्यवहार करेंगे इस अपनी दिनचर्या में तो निश्चित रूप से शहर अच्छा बनेगा। दूसरा, सिविक सेंस किसी भी शहर के नागरिकों के लिए बेहद ज़रूरी है। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया तो बड़ी चर्चा हुई, दुनिया में चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पे कोई व्यक्ति बैठे हैं और वो स्वच्छता अभियान को अपने हाथ में ले रहे हैं। उससे पहले हम जाएं तो महात्मा गांधी जी ने इस अभियान को क्यों लिया? क्योंकि हमें अपने अपने शहर, अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ रखने के लिए एक मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी, एक मानव स्वभाव को स्थायी रूप से हमें डेवलप करना पड़ेगा कि हमें अपने शहर को ठीक रखना, तब शहर ठीक रह पाएगा। केवल सरकारी प्रयासों के भरोसे अगर हम रहे कि शासकीय प्रयासों से शहर को ठीक किया जा सकता है, साफ रखा जा सकता है, स्वच्छ रखा जा सकता है, सुंदर बनाया जा सकता है और नागरिकों की कोई जवाबदारी नहीं शहर के प्रति, तो मुझे लगता है यहाँ चूक हो जाएगी। हमें ये एक सिविक सेंस शहर में विकसित करना होगा कि शहर को ठीक रखने का काम शासकीय विभागों का तो है ही, मगर उससे अधिक जवाबदारी हम सब की है क्योंकि ये शहर हम सबका है। तब हमारा शहर साफ, स्वच्छ, सुंदर और बहुत खूबसूरत बना रहेगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि स्वच्छता से ही हमारी सेहत भी जुड़ी रहती है। अगर शहर और हमारे आसपास स्वच्छता होगी तो निश्चित रूप से हम भी स्वस्थ रहेंगे। आशुतोष जी, हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंसी की। जैसा कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है, तो इसका समाज में क्या हम महत्वपूर्ण भूमिका एआई की मान सकते हैं? देखिए, समाज के हर क्षेत्र में आज एआई का जो एक रोल जिसको कह सकते हैं आ चुका है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यह निर्णय लेने में मदद करता है। वो निर्णय चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के सेक्टर में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, सरकारी क्षेत्र में हो, उसमें हम निर्णय लेते हैं। तो निर्णय की प्रक्रिया ऐसे होती है कि सबसे पहले हमारे पास डेटा होता है। डेटा मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास किताबें हैं, उसके बाद फिर हम उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन के बाद हम नॉलेज लेते हैं और नॉलेज के बाद हम जाकर के निर्णय की स्तर पे पहुंचते हैं। तो कौन व्यक्ति सबसे अच्छा निर्णय लेता है
उसी को हम बोलते हैं ये सबसे बुद्धिमान है। और ख़ास करके ये हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, हमारे पास डेटा तो होता है लेकिन उस डेटा को हम एनालाइज नहीं कर पाते क्योंकि इतना सारा डेटा है। अब जैसे उदाहरण हम भारत जैसे देश का लेते हैं जहाँ 140 करोड़ जनता रहती है, उसके एक एक व्यक्ति का डेटा निकाल करके उसको एनालाइज करने की क्षमता वो मशीन में ही हो सकती है। तो उसको हम एनालाइज करके नए नए एल्गोरिथम लगा करके फिर हम उसको निर्णय लेने की क्षमता पे जाते हैं। और इसलिए इसका उपयोग कृषि क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में है, मेडिकल सेक्टर में है, आम जीवन में जो हर क्षेत्र में इसका प्रयोग इस तरह से हो रहा है। खास करके कृषि क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले का उदाहरण है, चाइना में 10 मंजिला खेती हो रही है, मतलब घरों के ऊपर घर, और उस एक साल के अंदर वो लोग 10 फसल ले रहे हैं। और उन्होंने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा है जी। एक रोबोट को लगा करके उसको डेटा को ट्रेन करके, और सिर्फ वो रोबोट खेती करता है। और एक साल में 10 सब्जियों का फसल लेना मतलब 1 से 1.5 महीने के बीच में एक फसल आ जाती है। मतलब तो आप देख दर्शकों, सकते ये हैं बहुत कृषि ही के आश्चर्य क्षेत्र वाली में बात है कितना कि रोबोट खेती कर रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जी, तो इस तरह से हर क्षेत्र में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं। ये एक मैं कृषि का क्षेत्र का उदाहरण दिया। जी जी जी, नहीं बहुत ही बढ़िया। और देखिए ना किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं आधुनिक दौर में, और कितनी नई नई चीज़ें जो है वो आ चुकी हैं। किशन जी, हम बात कर रहे थे स्वच्छता की। बहुत सारे प्रयास हुए हैं, इंदौर हमेशा नंबर 1 पे रहा है, भोपाल को भी कई अवार्ड मिल चुके हैं, और हम हमेशा चाहते हैं कि इसको मेंटेन रखा जाए, लोगों की भागीदारी की जैसे हमने बात करी। लेकिन भोपाल में भी हमने बहुत सारे बदलाव अभी देखे हैं, जगहों पर लेके कवाड़ से भी हमने बहुत सारी इनोवेशन नई चीज़ें करी हैं, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे। पूर्वा जी, कवाड़ से जुगाड़ ये शब्द अगर कहीं से जन्मा है तो भोपाल से जन्मा है। जी जी जी। और प्रधानमंत्री जी ने जब कचरे से कंचन का कॉन्सेप्ट देश के सामने रखा, तब नगर निगम ने इस पर काम करना शुरू किया। और आप देखिए कि आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी रुद्र वीणा भोपाल में इंस्टॉल हुई है। जी। हमारे पवन देश पांडे जी और उनके सारे कलाकारों ने मिलकर उसको बनाया है। वो दुनिया की सबसे बड़ी रुद्र वीणा है जो रॉ मटेरियल से तैयार हुई है। तो ये हमारे पास एक इस प्रकार का उदाहरण है जिससे लोग इस बात का ध्यान रखते हुए अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते कि जिसे हमने खराब समझ लिया है उससे भी कुछ अच्छा बन सकता है। रॉ मटेरियल से रियर मटेरियल कैसे तैयार हो सकता है, कचरे से कंचन कैसे तैयार हो सकता है, कबाड़ की जुगाड़ से कुछ अच्छा प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिससे एक नए इनोवेशन का जन्म होता है, और ये एक प्रकार से प्रेरित करने के लिए चीज़ें हैं। बाकी सब दैनिक जीवन में अगर शहर के नागरिक कहीं के भी, केवल भोपाल के नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश के देश के लोग, जब प्रधानमंत्री जी ने कचरे से कंचन क्यों कहा कि कई चीज़ें जो हमें लगता है कि ये हमारे उपयोग के लिए नहीं है पर वो समाज के उपयोग के लिए हो सकती है। नेकी की दीवार भी आप देखिए कि इसी सोच की देन है कि वो हमारे लगा कि ये सामान आज हमारे घर में उपयोगी नहीं है पर वो उस सामान की कईयों के लिए बहुत आवश्यकता है। और जब नेकी की दीवार शुरू की गई, चाहे वो कपड़े हों, चाहे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ यूजलेस प्रोडक्ट हों जो हमारे लिए यूजलेस लग रहे हों, पर जिसने टेक्नोलॉजी का एक जरा सा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया उसके लिए वो नया है। जिसको ठंड लग रही है, आपके घर के बच्चों के छोटे कपड़े अब आपके काम के नहीं है पर आपने वो रख दिया कहीं सार्वजनिक स्थान पे, नेकी की दीवार पे छोड़ दिया है, तो कोई बच्चे के लिए वो जरूरी है। तो ये एक प्रकार का एक नया सोच है जिसमें हमें ये लगता है कि ये सामान हमारे उपयोग का नहीं है पर वो समाज में किसी के उपयोग का है। इस सोच के आधार पे हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज के सब तबकों का अपने अपने स्तर पर हम स्वाभाविक रूप से भला करते चलेंगे। उसी प्रकार से शहर को भी ठीक रखने की जवाबदारी, जैसे मैंने पहला कहा कि केवल शासकीय विभाग या शासकीय प्रयासों से संभव नहीं है। जब तक शहर के नागरिक ये नहीं ठान ले कि मुझे अपना शहर हर हाल में ठीक रखना है। अब आपने इंदौर का उल्लेख किया, अभी देश भर की स्मार्ट सिटियों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था जिसमें देश के राष्ट्रपति आए थे, मैं भी नगर निगम अध्यक्ष के नाते उस कार्यक्रम में था। और इंदौर के अंदर जो मैंने देखा कि जैसे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर टू व्हीलर खड़ी हैं तो बिल्कुल आप देखिए सिस्टमेटिक लाइन से खड़ी है, जबकि उनको किसी ने कहा नहीं कि आपको लाइन से खड़ी करना है। कोई गार्ड नहीं है, कोई पार्किंग नहीं करा रहा है,
पर सारी के सारी टू व्हीलर्स स्वाभाविक रूप से जी लोगों ने बिल्कुल सिस्टमेटिक पार्क कर रखी है। सही क्या ये स्वभाव हम भोपाल शहर के लोग अपने एडॉप्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर कि हम कहीं भी गाड़ी खड़ी करेंगे तो सिस्टमेटिक करेंगे, उसके कारण किसी दूसरे को परेशानी ना हो। कोई भी कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकता है इंदौर के अंदर, बल्कि कोई फेंकेगा बाहर से आया हुआ व्यक्ति भी तो उसको इंदौर के जो रहवासी हैं वो रोकने टोकने का काम करते। क्या हम भोपाल के लोग भी इस स्वभाव को अपने में एडॉप्ट नहीं कर सकते? ये सारी चीज़ें ऐसी है जो शहर को बेहतर बनाती है। हमें अपने शहर से प्यार करना होगा। बिल्कुल जब हम अपने शहर से प्यार करेंगे तो शहर को ना गंदा होने देंगे ना गंदा करने देंगे, बल्कि इसको गंदा करना और रोकना, इससे आगे बढ़ कर के इसको खूबसूरत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके होंगे। ये तभी होगा जब एक इस प्रकार का मनोभाव स्थायी रूप से शहर के लोगों के मन में रहे। निश्चित रूप से भोपाल आप देखिए कितना खूबसूरत है। जब इसका ऊपर से व्यू लिया जाता है, जैसा मैंने कई बार कहा कि तो पूरा हरियाली की चादर ओढ़े रहता है, हमें कोई इमारतें नहीं दिखती, बिल्कुल हमारे दर्शक भी देख सकते हैं केवल और भोपाल की केवल हमें खूबसूरती हरियाली जो है, दिखाई देती है। जी, 7 दिखाई वाटर दे रही है, बॉडीज जी। है और आप देखिए कि सीढ़ी नुमा तालाब शहर के अंदर है। ये कहीं नहीं है। कई शहर एक तालाब के लिए तरसते हैं, हमारे पास 7 तालाब हैं छोटे बड़े। जी बिल्कुल और झीलों की इस नगरी शहर की कहा जाता खूबसूरती है, इस शहर के लोगों में एक जज्बा है प्लांटेशन को लेके। उनको जब भी कहीं मौका मिलता है वो आवश्यक रूप से वृक्षारोपण करते हैं। कई बार तो घर के सामने भी करते हैं। बिल्कुल छोटी सी जगह मिल जाए तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा जाली लगा लेंगे और वहाँ 2 पेड़ जरूर लगा देंगे, हरियाली घर के। ये भोपाल के रहवासियों की खूबसूरती है इस शहर को संभालने के लिए। बस इस शहर को और बेहतर बनाना है, इसके लिए हमें सभी को संकल्पित होकर के काम करना होगा। और निश्चित रूप से राजधानी होने के नाते हम सबकी ड्यूटी कुछ अधिक होती है, क्योंकि राजधानी में बाहर से आए हुए लोगों का प्रेशर पूरे समय रहता है। राजधानी होने के नाते पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आते हैं, उनके काम के कारण आते हैं, बाकी काम चीज़ों के लिए आते हैं। तो निश्चित रूप से इस शहर पे दबाव अन्य शहरों की अपेक्षा ज़्यादा रहता है। तो भोपाल में हम लोगों को पर एक स्थायी भाव बना करके शहर को संभालना पड़ेगा कि ये शहर हमारा है। इस शहर को संभालना, खूबसूरत रखने की जवाबदारी हम सबकी है। निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत शहर है हमारा और खूबसूरत बनाना है। सही बात है दर्शकों, किशन जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई। अगर हम जो लोग अमल में नहीं ला रहे हैं और अगर हम भी उन बातों को अमल में लाएंगे तो हमारे शहर को हम और भी सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं। अभी प्रदीप साहू जी हैं हमारे साथ। प्रदीप जी बात करना चाहते हैं, लाइन पर है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। हाँ, नमस्कार। मैडम, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी, बोलिए। मेरा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रश्न है सर से जी जी कि सर ये बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो होने वाली जो आने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल जो डिजास्टर्स है, उनके बारे में क्या प्री इंडिकेशन दे सकता है? यदि आपका आंसर यस है तो कितना समय पहले? दूसरी बात है, ये मनुष्यों जो ह्यूमन की जो डिजीज होती है, मनुष्यों की जो बीमारियां हैं, उसमें ये कितनी मदद कर सकता है? और जो आने वाली महामारियां हैं उसमें कितनी मदद कर सकता है? यदि नहीं तो इसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं? एक तो ये। दूसरा प्रश्न मेरा स्वच्छता पर है कि आप स्वच्छता पर बात कर रहे हैं सर, ये बताइए कि जो स्वच्छता है उसमें वो कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और फास्टेस्ट फैक्टर है जिसमें काम किया जाए तो हमको रिजल्ट बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे? क्या बात है। तो सबसे पहले आशुतोष जी से जानना चाहेंगे, उसके बाद किशन जी से देखिए, बताइए। जहाँ तक प्राकृतिक आपदा का प्रश्न है, जैसे कि अभी 3-4 साल पहले चेन्नई में बहुत बाढ़ आई थी। उस बाढ़ को रोकने के लिए या उसकी जानकारी के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक गणना करने का प्रयास किया गया था। और इसमें जैसे जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसको समझना ऐसे है कि उस जगह के पशु पे, पक्षी पे, पहाड़ों पे, हवाओं पे, पानी पे एक तरह से परिवर्तन का दौर शुरू होता है। उस डेटा को ले करके हम एक पैटर्न जनरेट करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अब इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो ऐसा कुछ हो सकता है। और बहुत सारे आप देखे होंगे जैसे पक्षियों, जो साइबेरियन के यहाँ से जो पक्षियों के आते हैं उनके मूवमेंट से, और प्राकृतिक रूप से बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं, उस डेटा को एनालाइज करने का काम हम मनुष्य नहीं कर सकते, उसको मशीन कर सकती है। तो उसमें हम एल्गोरिथम लगा करके हम ये बता सकते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया कि मेडिकल के सेक्टर में हम क्या कोई आपदा, कोई बीमारी इस तरह की आने वाली है, वो हम बता सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, मेडिकल सेक्टर में जो मशीन का काम है,
मशीन एल्गोरिथम को लगा करके इंफॉर्मेशन निकाल करके ज्ञान को प्रदर्शित करके और निर्णय लेने का काम करती है। अगर मेडिकल सेक्टर के लोग वो सिम्टम बता दें कि इस तरह के सिम्टम अगर आ रहे हैं तो ऐसी बीमारी आने का खतरा है, तो कंप्यूटर के जो हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं वो लोग उस सिम्टम को लेकर के मशीन लर्निंग के टूल्स लगा करके और उसको एनालाइज करके बता सकते हैं कि इस तरह की आपदा की संभावना है। जहाँ तक अपराध की बात है कि अपराध हम रोक सकते हैं कि नहीं, तो पहले अगर अपराध को हम कैटेगराइज करते हैं, अगर हम आर्थिक अपराध को देखते हैं, आर्थिक अपराध में आज आप देखिए लोग कैश लेके नहीं चलते, उनके पास क्रेडिट कार्ड होते हैं, उनके पास यूपीआई है, तरह तरह की चीज़ें हैं। उसमें भी हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रोफेसर हूं और मेरी खरीद की जो प्रक्रिया है कुछ अलग है और मैं अचानक से कुछ ऐसी चीज़ जाकर के खरीदने लगा कि वो हमने कभी ऐसा खरीदा नहीं है, तो उस तरह के पैटर्न को तुरंत एनालाइज करके अपराध को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। और आज एक जो मैं भविष्य देख रहा हूं अपराध को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगा करके, कि जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो कई बार सरकारों को लगता है कि स्मार्ट सिटी का मतलब होता है साफ सुथरा शहर। ऐसा नहीं है। स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट ये है कि उस शहर में जितने भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं सब इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। जैसे मेरा घर है, मेरा घर पुलिस से कनेक्टेड है, पुलिस जुडिशरी जज से कनेक्टेड है, तो अगर हमारे घर में कोई चोरी होती है उसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करके तुरंत पुलिस के पास पहुंचती है, उसके वीडियोस पहुंचते हैं और पुलिस के पास जाने के बाद वो सारा डेटा जुडिशरी सिस्टम में जाता है। तो 20 से 25 साल में ऐसा दिन देख रहा हूं कि हो सकता है कि सुबह अपराध हो और शाम तक अपराधी को सजा मिल जाए। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऐसा संभव है। जी प्रदीप जी, ये तो था आपका ये वाला प्रश्न, और उसके बाद आते हैं किशन जी की ओर। किशन जी, जैसा कि प्रदीप जी ने कहा है कि ऐसा क्या किया जाए कि जी। शहर को स्वच्छ रखा जाए। जी प्रदीप जी, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। केवल एक ही काम है जो करने से शहर ठीक रह सकता है, स्वच्छता रह सकती है। ना गंदा करूँगा, ना गंदा करने दूंगा। जी, बहुत ही बढ़िया। ना मैं कभी गंदा करूँगा, ना गंदा करने दूंगा। कोई करेगा उसको रोकने टोकने का काम करूँगा। डोर टू डोर के वाहन हमारे शहर भर में कचरा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। लगभग 500 से अधिक गाड़ियाँ नगर निगम की विभिन्न क्षेत्रों में कचरा कलेक्शन के लिए जाती है, डोर टू डोर जाती है। केवल हमें ये स्वभाव लाना है कि हम कचरा यहाँ वहाँ फेंकने की बजाय उसी गाड़ी में कचरा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शहर स्वच्छ रहेगा। आज आप देखिए कि पहले कूड़े के ढेर हुआ करते थे, हमने पूरे शहर को गार्बेज फ्री सिटी कर दिया है। आज कहीं भी आपको शहर में कूड़े के ढेर नहीं मिलेंगे, कारण हमने डोर टू डोर व्यवस्था शुरू करी। भानपुर खंती जो कभी कचरे का ढेर हुआ करती थी, आज वहाँ खूबसूरत पार्क बन चुका है। बहुत तो ये सारे बदलाव हम कर रहे हैं। बस स्वभाव में बदलाव नागरिकों को करना है कि यहाँ वहाँ कचरा ना फेंकना है, ना फेंकने देना है। निर्धारित स्थान पर ही हम कचरा डालेंगे तो निश्चित रूप से अपना शहर साफ भी रहेगा, स्वच्छ भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। तो प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि आपको अपने दोनों सवालों के जवाब जो हैं बहुत संतुष्टिपूर्ण जो है मिल चुके हैं। और अब हमारी अगली कॉलर हैं मुरैना से रागिनी जी, वो हमारे साथ लाइन पर हैं। रागिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रागिनी है, मैं मुरैना से बोल रही हूँ। सर, मुझे ये जानना था कि एआई का गवर्नमेंट जॉब में फ्यूचर में क्या स्कोप होगा? देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो आर्टिफिशियल, जैसे मैंने अभी कहा कि सरकारों के पास जब भी सरकार कोई योजना बनाती है तो उसके लिए उसको कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, और उस निर्णय को लेने के लिए उनके पास बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा को एनालाइज करना होता है, उसके बाद उससे निर्णय ले सकते हैं। तो आज भारत सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इंजीनियर्स हैं उनकी काफ़ी कमी है। तो अगर आपके पास बीटेक की डिग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो अभी सरकारों के पास बहुत सारे जगह इस तरह की जो है नौकरियों के अवसर हैं। पुलिस विभाग में है, जुडिशरी सिस्टम में है, बहुत सारे सेक्टर्स में सरकारी नौकरी का पूरी तरह से इसमें आपको अवसर मिलेगा। तो रागिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने बात करी, आपने बात करी, बताया हमके कि एआई का जो है उपयोग हम अपराधों को रोकने के लिए भी करते हैं आशुतोष जी। और हम मतलब जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा और भी विभाग है, वो अगर इस पे आगे कार्य करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आसान हो जाएंगी। क्या किशन जी, स्वच्छता के साथ साथ एक अपराध मुक्त शहर होना भी स्वच्छता और एक अच्छे शहर की एक परिभाषा होती है, क्या एआई का इसमें महत्व है?
या निश्चित रूप से जी। एआई का महत्व बहुत ज़्यादा, जैसे आशुतोष जी ने पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से बताया कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। जी इतना इस प्रकार से पूरा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना कि हमारे घर में अगर कोई घटना दुर्घटना हुई है तो पूरा उसका क्लाउड का इस्तेमाल करते हुए पुलिस में कंप्लेंट चली जाएगी, पुलिस से न्यायालय में चली जाएगी और बहुत जल्द उस पर निर्णय भी हो जाएगा। तो ये भी अपराध रोकने के लिए हो सकता है। आज देखिए कि मैंने भोपाल पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा था जी और वो पत्र भी मैं कह सकता हूँ कि अपराध रोकने की दिशा में बहुत बड़ा कदम था कि मैंने भोपाल पुलिस कमिश्नर से पत्र लिख के आग्रह किया था कि आपके पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अभी आपका उन कैमरों का उपयोग आप लोग केवल चालान बनाने के लिए कर रहे जी हैं। बिल्कुल अब हमें उसका उपयोग थोड़ा उससे आगे बढ़ के करना है कि कोई भी व्यक्ति अगर इन कैमरे में शहर की खूबसूरती को नुकसान पहुंचाता हुआ कैद होता है, शहर की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हुआ कैद होता है, तो मेरे इसी पत्र को शिकायती पत्र मान के संबंधित अपराधी पर मुकदमा दर्ज करिए, केस दर्ज करिए, उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करके और उसको अंदर करने का काम करिए। ये भी सख्ती के साथ हमने किया है। और मैं आपको बता दूं, एक घटना जब अटल पथ पर हुई कि वहाँ पर डस्टबिन 28 उसमें शरारती तत्वों ने फटाके डाल करके उनको तोड़ दिया था मस्ती मस्ती में, तो हमने उसकी 24 घंटे के अंदर ऐसे अपराधी हमने पकड़े और पकड़ने के बाद उनको जो सज़ा देनी चाहिए वो सज़ा मिली, वो जेल भी गए। उससे इस प्रकार के जो अपराधी किस्म की मानसिकता है जी बिल्कुल वो ये समझ गए कि अब हमें शहर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या शहर के खूबसूरत स्थानों को विकृत करना भारी पड़ सकता है, जेल की हवा खानी का पड़ सकती है। तो अब उस घटना के बाद कोई शहर में हमें घटना सुनाई देने को नहीं मिली कि किसी ने इस शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जी, काम और किया लोगों को भी है। संतुष्ट बल्कि है। रिकवरी का ही प्रोविजन है, जो नुकसान पहुंचाएगा उसके घर से भी हम वसूल करने की हमें प्रोविजन है, हमें अधिकार इस बात के हैं कि अगर कोई शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो जिसने नुकसान किया है उसके घर से उस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। तो ये कई प्रकार के, देखिए शासन में प्रावधान सारे हैं, पर एक स्वभाव अगर हम बना लें कि ये शहर हमारा है, पूरे सभी जगह, मैं पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ कि अगर हम अपने अपने स्वभाव बना लेते हैं कि ये हमारा अपना शहर है, इसको ठीक रखना है, तो कोई कैसे गंदा कर सकता है या कोई सही कैसे बात खराब है। कर अगर सकता हम है। स्वभाव बस में एक ही सिविक स्वच्छता सेंस, लेके आ जाए। एक जी। सिविक सेंस की जरूरत है। हमें अपना शहर ठीक रखना है और ये जवाबदारी मुझसे शुरू होती है। नहीं सही कहा आशुतोष अब जी। अगर हम पूरे समय ये सोचते रहे अरे मेरे एक के करने से क्या होगा, बाकी लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं, एक के करने से ही शुरुआत होती है। आप तो करिए ना, आप शुरुआत करिए, अच्छी पहल करिए, बाकी लोग भी धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ेंगे। सही बात है, एक अनुसरण करेगा तो पीछे पीछे लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आशुतोष जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे तो एआई के अब अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में चुनौतियां भी बहुत हैं, और अगर हम उनकी हानियों पर नज़र डालते हैं तो भी कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, नुकसान भी हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो क्या चुनौतियाँ हम इस क्षेत्र में अभी इनका सामना कर रहे हैं? देखिए, अभी तो सच कहा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी शुरुआती दौर में है जी और इसका जो सबसे बड़ा आधार है इसमें मशीन लर्निंग। हम डेटा को ट्रेन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे भारत का बच्चा है, उसको जब हम पढ़ाते हैं तो भारतीय संस्कृति पढ़ाते हैं, अगर वो हिंदी भाषी है तो हिंदी पढ़ाते हैं, क्योंकि उस डेटा को, उसको एक डेटा मान लेते हैं बच्चे को, तो हम इस तरह से उसको ट्रेन करते हैं। अगर कोई जापान का बच्चा है तो उसको जापानीज आती है, तो कैसे हम डेटा को ट्रेन करते हैं। तो अभी जो मशीन लर्निंग, जो एक नया जो एआई का जिसको बैकबोन बोलते हैं, अभी उस मशीन लर्निंग में बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमें किस तरह से हम अपने मशीन को पढ़ा दें कि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो जाए, पहले ये दौर होना है। तो इसके लिए बहुत सारे एल्गोरिथम चल रहे हैं। हमारा खुद का भी रिसर्च ग्रुप है जिस पे हम लोगों ने बहुत सारे जो एल्गोरिथम्स नए नए, जैसे क्वांटम एल्गोरिथम लगा करके हम लोग डेटा को, मतलब डिसीजन हमारा करेक्ट हो, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो पहले तो चुनौती की तरह से आप इसको ले सकते हैं। और जो दूसरा प्रश्न आपका था कि इससे क्या नुकसान होने वाले हैं, तो देखिए, नुकसान तो कोई भी तकनीकी अगर है तो सिर्फ फ़ायदा लेके नहीं आती है। और ये चाहे जो भी तकनीकी इस दुनिया में आई है, तो नुकसान और उसके फ़ायदे दोनों एक साथ हैं। लेकिन इसमें नुकसान का चांस थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि हम इसमें तुरंत ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी अपराध को, आप मान लीजिए, रोकना है, अगर हमने उसको वीडियोस देख लिए तो फिर जी उसके हाँ, अभी ये में कोई बहुत संदेह की कोई सारी गुंजाइश नहीं रह घटनाएं ऐसी बीच में आई है कि फेस किसी और का, वीडियो हाँ, किसी तो उसको और का, इस डीप, तरह की उसको हम चीजें, डीप जी, फेक कहते deep हैं। fake, जो डीप जिस तरह फेक में हम वीडियो जाते आते हैं, जी। उसको भी
पकड़ने के लिए एल्गोरिथम्स आ गए हैं। अब जैसे ऐसा नहीं कि अगर हमारा चेहरा बदल दिया जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उस डीप फेक डिटेक्शन को करने के लिए बहुत सारे नए नए एल्गोरिथम्स आ रहे हैं। तो जैसे है कि अपराधियों के नाते अपराधी लोग भी, अपराधी तत्व भी एआई सीख रहे हैं, तो उसके काउंटर के लिए भी रिसर्च और वो सब चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी ये बहुत शुरुआती दौर में है। जैसे चैट जीपीटी को आए हुए अभी सिर्फ 1 साल हुआ, अभी गूगल ने जेमिनाई करके एक लॉन्च किया है। तो अभी हमें लगता है कि थोड़ा और समय देना चाहिए। और कई बार ऐसा बातचीत में लगता है कि हमारे नौकरियों पे खतरा होने वाला है। ऐसा बहुत ज़्यादा समाज में इफेक्ट इसका नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया में सिर्फ 0.3% लोग ही कंप्यूटर साइंटिस्ट और कंप्यूटर के फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, सिर्फ 0.3%। उसमें अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं तो उसमें और कम हो जाता है। तो इसलिए नौकरियों पे खतरा करेगा ऐसी अभी कहना इसके लिए ठीक नहीं है। अभी थोड़ा हमको, मुझे लगता है कि अगले 1 दशक तक इंतजार करना चाहिए। जी जी, इसी सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसी सवाल से एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है। उससे पहले किशन जी से बात करते हैं। किशन जी, हम बहुत सारी बातें बताते हैं लोगों को, लेकिन कभी ये होता है कि हमारे सामने हम कुछ चीज़ें होते देखते हैं कि नहीं, हमारे पड़ोसी हैं या हम आसपास देख रहे हैं कचरा फैला रहे हैं, या रास्ते में जा रहे हैं, पब्लिक जा रही है लेकिन लोग बाइक से थूकते हुए चले जाते हैं रोडों पर, और भी बहुत सारी चीज़ें, अवैध कब्जा कहीं कहीं कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास या आम नागरिकों के पास वो ऐसी क्या सुविधा है, क्या नंबर है कि अगर उनको ये पता हो कि ये चीज़ गलत हो रही है और हम इसकी कंप्लेंट आपसे कर सकते हैं ताकि निराकरण हमारा हो सके, या हमें बता सकते हैं कि नहीं यहाँ ऐसा गलत हो रहा है? पूर्वा जी, सीएम हेल्पलाइन 181 का बहुत इफेक्टिवली सक्सेस प्रयोग मध्य प्रदेश में रहा है जी। उसकी यहाँ तक कि शिकायत के स्लेब बने हुए L1 L2 तक चली जाती है। अगर शिकायत कई बार लंबे समय से पेंडिंग रहती तो वो, मैं ये कह सकता हूँ कि आम नागरिकों के पास एक बहुत बड़ा हथियार है मुख्यमंत्री शिकायत का 181। और निश्चित रूप से नगर निगम के भी अपने टोल फ्री नंबर हैं, उन पे भी शिकायत कर सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा कि सिविक सेंस ज़रूरी है शहर के लिए, और ये हमको स्वयं को तय करना है कि हमें अपना शहर कैसे ठीक रखना है। जी। निश्चित रूप से शासकीय प्रयास क्या क्या हो रहे हैं मैं वो भी बताना चाहूँगा कि पहले आप देखिए कि पूरे शहर में कचरे के ढेर मुख्य सड़कों के आसपास तक हमें दिखाई देते थे। जी। डोर टू डोर हमने जब से शुरू किया तो आज भोपाल को गार्बेज फ्री सिटी के रूप में हमें अवार्ड दिया गया है। जी। आपको शहर में कहीं भी कचरे के ढेर नहीं मिलेंगे, और जो लगा रहे हैं उनसे भी आग्रह है कहीं अगर सघन बस्तियों में जहां हमारा डोर टू डोर का वाहन अंदर नहीं पहुंच पा रहा हो तो उसका पॉइंट तो तय है ना, तो थोड़ा सा हमें अपने स्वभाव में बदलाव करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें उसके हिसाब से अपने आप को शेड्यूल करना पड़ेगा कि वो वाहन किस समय वहाँ आता है। उस समय अगर हमने वहाँ कचरा उसको दे दिया वाहन को, तो निश्चित रूप से जो सघन बस्तियाँ हैं जहाँ पर हमारे डोर टू डोर की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती, वहाँ भी सफाई रहनी शुरू हो जाएगी। और आज शहर में, बल्कि मैं भोपाल के सब नागरिकों को धन्यवाद देता हूँ कि इस शहर को आप लोगों ने बहुत अच्छे से संभाला है, और सफाई आपके प्रयासों से दिखाई दे रही है, शासकीय प्रयासों से दिखाई दे रही, वो तो है ही। सुबह 5 बजे हमारे निगम के लोग उठ करके शहर की सड़कों को साफ करते हैं, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो। आपने देखा होगा बारिश भी हो रही हो तो भी हमारे स्वच्छता के कर्मी बेचारे सफाई में लगे रहते हैं। आप देखेंगे कि चाहे भरी गर्मी हो तो भी अपने काम में लगे रहते हैं। कितनी कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, सुबह से हमारे स्वच्छता के मित्र सफाई व्यवस्था को जमीन पर उतारते हुए जब पहले संबोधन होता था कचरे वाला, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कचरे वाला नहीं, वो सफाई कर रहे हैं, तो सफाई कर्मी है, वो सफाई मित्र है, सफाई मित्र हैं हमारे। और ये यही होता है कि सोच का फर्क होता है कि जब हम, आपने कहा ना, अगर हम सोच बदलते हैं तभी हम बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि हमने बात की किशन जी, आपने बताया कि इस तरह के नंबर्स हैं, क्या आगे या ऐसा कोई प्रावधान है कि कुछ जुर्माने का या सज़ा का, या कभी हम देखते हैं कि हमारी सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, जैसा कि आपने बताया, या सड़कों पर या बाहर या रोड को देख रहे हैं लोग के गंदा कर रहे हैं, क्या इस तरह से कोई कंप्लेंट का या सज़ा का प्रावधान है? पूर्वा जी, निश्चित रूप से स्पॉट फाइन की हमारे पास व्यवस्था है जी। और हम शहर में इस प्रकार के स्पॉट फाइन करते भी हैं। मैंने एक नारा और नगर निगम में हमारे अध्यक्ष बनने के बाद मैंने दिया कि धंधा करिए, गंदा मत करिए। बिल्कुल। आपको धंधा करने की अनुमति तो है, गंदा करने की अनुमति नहीं है।
कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो गंदा करते ही हैं अपने आसपास के माहौल को, तो उन पे लगातार स्पॉट फाइन कर करके हमने उनके स्वभाव को भी परिवर्तित करने का काम किया है। जी। और वो ये समझ गए कि अब हमें हमारा जो कचरा है वो यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, हमें गंदगी नहीं फैलाना है, तो अब उनके स्वभाव में भी बदलाव साफ तौर पे दिखाई देने लगता है। फॉर एग्जांपल कबाड़ वाले जो बिजनेस जुड़े हैं, वो आप देखेंगे कि पूरे से जहाँ पे उनकी दुकानें हैं उसके बाहर वो ऐसे पूरा सुबह से फैला देते हैं और गंदगी फैली रहती है। कुछ अभी मुख्यमंत्री जी ने जैसे निर्देश दिए नॉन वेज के और ओपन में मांस वगैरह बेचना, ये कुछ व्यवसाय ऐसे जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं। तो नगर निगम ने बहुत सख्ती के साथ इन पे कार्रवाई भी की है और भविष्य में और कार्रवाई करेंगे, क्योंकि धंधा करने की अनुमति है, गंदा करने की अनुमति नहीं है। साफ स्वच्छ रखना आपकी ड्यूटी है और वो रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। आपका लाइसेंस शुल्क, जो आपका लाइसेंस है उसको भी निरस्त करने के प्रोविजन है। तो ऐसा अगर बार बार आपके ये देखने में आएगा कि लगातार आप पे स्पॉट फाइन हो रहा है, आप अपने स्वभाव में बदलाव नहीं ला रहे हो, तो आपका हम फूड लाइसेंस निरस्त कर देंगे, फिर आप व्यवसाय से वंचित हो जाओगे। तो उस नौबत पर ना निगम को आना पड़े, ना आपका व्यवसाय बंद हो, इसलिए आप अपने स्वभाव को ठीक कर लीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सब शहर के लिए समर्पण भाव से काम करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। इस शहर के प्रति, जो हमारे शहर के प्रति समर्पण हम सबकी ड्यूटी है। हमें इस शहर ने हमें सब कुछ दिया, हमें देने की बारी है, तो हम अच्छा माहौल दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष जी। जैसे कि बात चल रही थी और किशन जी ने बताया कि किस तरह से मतलब लोगों की भागीदारी होती है और लोग काम करते हैं, तो उसी से एक मेरे जहन में आ रहा था कि अभी रोज़गार या जो है ये भी बहुत बड़ी चुनौती है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या एआई का जो हमारे कर्मचारी या अधिकारी जो काम कर रहे हैं, क्या उस पर भी फ़र्क पड़ेगा? मतलब क्या संभावनाएं घट रही हैं एआई के कारण या बढ़ रही हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी मैंने जैसे कहा कि अभी हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, अगले 5 से 10 साल का इंतज़ार करना चाहिए। शुरुआती में ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ी कंपनियों में कुछ नौकरियों के अवसर कुछ कम हुए हैं, लेकिन इसके साथ नौकरियों के अवसर बढ़े भी हैं, क्योंकि अब हमको हर जगह के नए नए एल्गोरिथम्स लगाने के लिए हमको डेटा और ये एआई के इंजीनियर्स चाहिए। तो अभी इससे बढ़ेंगे कि घटेंगे ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत जो शोध और जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि इससे नौकरियों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने की ज़रूरत पड़ने वाला नहीं है। एक जो स्पेशल सेगमेंट है जहाँ पे हाई लेवल पे थोड़ा सा अवसर कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा बहुत इस पे प्रभाव इसका बुरा पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा डर है कि जो कुशलता या कौशलता हम में है और हमसे ज़्यादा अच्छा काम अगर एआई के माध्यम से हो रहा है तो कहीं ना कहीं अभी देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो एक अभी चैट जीपीटी आया, जिसमें क्या है कि अगर आपको कुछ भी करना है, जैसे आपको होमवर्क करना है तो आप ऑनलाइन पूछ लीजिए, वो आपका होमवर्क करके दे देगा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि मशीन अपने आप कुछ नहीं कर रही है, उसको कराने वाले हम ही लोग हैं। हम ही उस डेटा को ट्रेन करते हैं, हम ही मशीन को बोलते हैं कि वो पूछ रहा है तो ये जवाब दो। तो जो बताने वाले लोग हैं वो तो चाहिए ही, चाहे एल्गोरिथम के रूप से उनको बताना ही पड़ेगा। तो हर मशीन के पीछे एक व्यक्ति का दिमाग है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो मैं तो कहता हूँ मशीन लर्न करके बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय देती है, लेकिन वो उतना ही दे सकती है जितना हम उसको ट्रेन करते हैं। तो मशीन कभी भी मनुष्य के जीवन में खतरा बन के नहीं आती है, वो हमारे सहयोग के लिए आती है, क्योंकि हम ही उसको बनाए रहते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सिर्फ एक बुद्धि का खेल है, और बुद्धि में मनुष्य का कोई मुकाबला नहीं है। एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे हम कोई व्यक्ति है जो बहुत भारी सामान नहीं उठा सकता, तो उसके लिए मशीन उठाती है। ऐसे ही हम जब बुद्धि का कोई काम करते हैं, हमको बहुत सारा डेटा चाहिए, उसको देख करके हमको कुछ निर्णय लेना है, हम नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको मशीन लेकर के, डेटा लेकर के, निर्णय लेकर के हमको बताएगी कि आप ऐसा करिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नौकरियों पे बहुत खतरा होने की संभावना है। और व्यक्तिगत रूप से थोड़ा मुझे लगता है कि 2-4-5 साल का समय देना चाहिए किसी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले। बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे दोनों विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं। अगर हम स्वच्छता की जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं तो वहीं हम एआई की जानकारी भी आप तक पहुँचा रहे हैं। ये जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।
बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे दो विशेषज्ञ किशन सूर्यवंशी जी यहाँ उपस्थित हैं, साथ ही डॉक्टर आशुतोष जी यहाँ उपस्थित हैं और दोनों ही से हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर, साथ ही बात कर रहे हैं स्वच्छता के ऊपर। तो किशन जी, हम बात कर रहे थे स्वच्छता की, जैसा कि अब हमारे पाठ्यक्रमों में भी हम स्वच्छता का पाठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में भी कई गतिविधियां ऐसी संचालित की जा रही हैं और जिसको लेकर जो हमारे छात्र हैं या बच्चे हैं वो सीख रहे हैं कि स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में भी आपके विचार जानना चाहूँगी मैं। निश्चित रूप से जब कोई छात्र या छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा को या अपने घर के बड़ों को जब ये कहते हैं कि आप यहाँ वहाँ कचरा मत फेंकिए, तो उसका अपना एक असर होता है जी। और ये अवेयरनेस कार्यक्रम लगातार नगर निगम सबके सहयोग से स्कूली छात्रों के बीच, कॉलेज के छात्रों के बीच भी करता है ताकि स्वच्छता का वातावरण बने। और लगातार हम कुछ सामाजिक संस्थाओं को भी सक्रिय करके अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं ताकि पब्लिक अवेयरनेस इस बात की खड़ी हो जाए, तैयार हो जाए कि हमें अपने शहर को ठीक रखना है। और निश्चित रूप से पाठ्यक्रम की जैसे आपने बात कही, तो पाठ्यक्रम में तो आने से स्वभाव में स्थायी रूप से ये भाव आ जाएगा जी। तो निश्चित रूप से ये पाठ्यक्रम आने वाले समय में जो सामग्री है पाठ्यक्रम की, उससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। जी जी। और मैंने वही कहा कि स्वभाव का विषय है स्वच्छता, ये हमारे स्वभाव में आना चाहिए जी। कोई भी बाजार के अंदर कोई भी दुकान ऐसी ना हो जिसके पास अपना डस्टबिन ना हो, कोई भी ऐसा स्थान ना हो जो कोई व्यक्ति कचरा फेंकने का काम कर रहा हो, वहाँ पर डस्टबिन होना चाहिए। डस्टबिन में डालिए ना। आप अपना व्यवसाय कर रहे हो, आप अपने बाहर एक डस्टबिन रखिए ना। अब हम आने वाले समय में, आपने अच्छा बताया, मेरे ध्यान में था, ये मेरे आगे के रोड मैप में भी था कि आने वाले समय में शहर की प्रत्येक दुकानों पर डस्टबिन हम अनिवार्य करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति ने जो कि व्यवसाय कर रहे हैं और उनके व्यवसाय से जुड़ा हुआ बाहर कचरा फैला हुआ, तो उसके लिए जिम्मेदार वो स्वयं है जी। तो ये सब भी हम करने वाले हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए आशुतोष जी। सूर्यवंशी जी, इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जी। और आप देखिए एयरपोर्ट का उदाहरण देखिए, जब हम भोपाल के लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, हम किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं, कोई कहीं थूकने की हिम्मत नहीं करता, कहीं पे कुछ गंदगी दिखती नहीं। जी जी। वही व्यक्ति अगर रेलवे स्टेशन पे जाता है तो उसको लगता है मैं यहाँ थूक सकता हूँ। कहीं ना कहीं एक हमको सिस्टम भी बनाना पड़ेगा इस तरह का कि वहाँ पे वही व्यक्ति वहाँ जाकर के कचरा फैलाता है, दूसरी जगह नहीं फैलाता है। तो मुझे लगता है कि जो इस मामले में हम लोग को कुछ जो बाहरी दुनिया के लोग जो डेवलप, जिसको हम सिटी कहते हैं, क्योंकि भी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत की बात कही है और उसमें स्वच्छता और एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो एक सिस्टम का भी हमें डेवलपमेंट, एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जिससे वही व्यक्ति वहाँ जाकर के करे, यहाँ जाके न करे, ऐसी मानसिकता से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। किशन जी ने बताया भी था, जैसे कैमरे का कॉन्सेप्ट भी इसमें बड़ा फायदेमंद किशन जी हो सकता है कि ऊपर वाला देख रहा है सब तो उससे बचकर तो कम से कम देखे कि नहीं कैमरे की नज़र में है हम। जी निश्चित रूप से आशुतोष जी ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि एयरपोर्ट पर कोई व्यक्ति जाता तो वो नहीं थूकता है, और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाता तो उसको लगता है मैं यहाँ थूक सकता हूँ या गंदा कर सकता हूँ। ऐसा क्यों? भाई शासकीय विभाग अपना काम कर रहे हैं, साफ सफाई भी रख रहे हैं, ब्यूटिफिकेट भी कर रहे हैं एरिया को। केवल स्वभाव, ये जो मनोभाव है कि मुझे एयरपोर्ट पे नहीं करना और रेलवे स्टेशन पे करना, ये स्वभाव भी तो उसी नागरिक का है। वही स्वभाव हमें बदलना है, स्वयं को बदलना है, हम सबको बदलना है। और एक वातावरण ही निर्माण करता है निश्चित रूप से। तो इस प्रकार का वातावरण भी वहाँ तभी बन पाएगा जब उसमें सब सहयोग करेंगे। भाई एयरपोर्ट पे भी अगर 4 आदमी ने कहीं अगर गंदा कर दिया तो 5वां ये देखेगा हाँ यहाँ भी गंदा किया जा सकता है। तो ये जो स्वभाव है, ये स्वभाव हमें स्थायी रूप से रखना पड़ेगा कि नहीं हमें गंदा कहीं भी नहीं करना है, तभी जा करके हम अपने शहरों को ठीक रख पाएंगे। देखिए महात्मा गांधी जी ने तो शौचालय तक साफ किए हैं। जी जी। देश के उस समय के सबसे बड़े नेता, कोई संचार का माध्यम नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, और एक आह्वान पर पूरा देश महात्मा गांधी के खड़े हो जाता था जी। और इतना बड़ा नेता देश का, और वो स्वच्छता का संदेश दे रहा था। उसके बाद दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे ताकतवर नेता
जिसे दुनिया के अन्य राष्ट्र अध्यक्ष कहते हैं कि अगर कोई हमारे देश की समस्या को सुलझाने की ताकत रखता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इतने बड़े नेता स्वच्छता के लिए लगे हुए हैं समर्पित भाव से। तो शहर के नागरिकों का भी ड्यूटी है, हमारा भी अपना कुछ पक्ष है कि नहीं, हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है। जी बिल्कुल। पुराने भारत में और आज के भारत में बहुत बदलाव आया है। आधुनिकीकरण के साथ साथ सौंदर्यीकरण को भी लेकर हम साथ में चल रहे हैं और स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित भी करती है और रोज़गार के अवसर भी इससे बड़े हैं, क्योंकि लोगों का आना पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए तो वो भी एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और लोगों को आकर्षित कर रही है। निश्चित रूप से जी। अब आप देखिए कि भोपाल नगर निगम ने जो किसी समय मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी उल्लेख किया कि भानपुर कंती जो पूरा कचरे का ढेर था, जी जी जी, पूरा उसको हमने समाप्त कर दिया। आज खूबसूरत वहाँ पर एक हमने पार्क विकसित कर दिया, वहाँ लोग टिफिन पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पिकनिक कर रहे हैं, वहाँ परिवार के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे तो दर्शक वातावरण जानते हैं जैसा कि अभी वहाँ से आशुतोष जी पहले कह रहे थे निकलना कि मुश्किल वातावरण है। भी हमें बनाना पड़ेगा, जी, तो जी, वो जी। वातावरण भी नगर निगम बनाने का काम कर रही है। और आप देखेंगे कि वर्तमान में नगर निगम जो शहर से कचरा कलेक्ट होता है जी, उस कचरे के ढेर हम नहीं लगा रहे हैं, उससे हम खाद बना रहे हैं, उससे हम ब्रिक्स बना रहे हैं, उससे हम बिजली बनाने का काम कर रहे हैं, उससे चारकोल बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ों को भी हम लोग एडॉप्ट करते हुए मतलब कचरे की हम खंती नई डेवलप होने देंगे, बिल्कुल कचरे को ख़त्म करेंगे। कचरे को ख़त्म करेंगे। बहुत ही बढ़िया संदेश है। आशुतोष जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरह से जो एआई है, एक आम नागरिक अगर उस चीज़ में अंतर समझना चाहता है कि जैसे बहुत सारे आपने कहा डीप फेक वीडियोज़ आते हैं, कई उसमें हमने देखा कि डांस करते लोग दिख रहे हैं जबकि उसमें है नहीं, किसी तरह के वीडियो सामने आए हैं। तो आम नागरिक इसमें कैसे अंतर समझ सकता है, वो कैसे जान सकता है कि ये हम देख रहे हैं वो गलत है या नहीं? क्या ऐसी कोई तकनीक? अभी देखिए वो आम नागरिक उस तकनीक तक नहीं पहुंच सकता। ये तो जहां अपलोड हो रहा है, जैसे हमने कुछ वीडियो लेके फेसबुक पे अपलोड कर दिया, ट्विटर पे अपलोड कर दिया, तो ये फेसबुक पे ट्विटर, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका ये काम है कि ये देखें कि ये वीडियो फेक है कि नहीं बिफोर गिविंग प्लेटफॉर्म टू देयर ओन सिस्टम। वो आम व्यक्ति के बस का नहीं है कि आप वीडियो देख करके आप बता सकते हैं कि ये फेक है कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की जो उसके कुछ सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी होते हैं, जब भी हम कोई वीडियोज अपलोड करते हैं, कहीं पे भी अपलोड करते हैं, तो ये कंपनी का एक SLA होता है, उनको ये चेक करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे कुछ डेटा बहुत सेंसिटिव है, जैसे बैंक के डेटा हैं, गवर्नमेंट के डेटा हैं, क्योंकि जब आप चेक करने का आप प्रोविजन डालेंगे तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए। अच्छा जी। तो जो एक आम तरह का वीडियो है उसको तो हम नहीं, वो लोग नहीं लगाते सिक्योरिटी। जैसे ऐसे ही जैसे हम लोग घर में क्या है कि सोने चांदी को लॉकर में रखते हैं और आलू गोभी को कहीं बाहर छोड़ देते हैं, ऐसे ही है। तो जैसे अगर हर वीडियो को अगर हम डीप फेक चेक करने लग जाएंगे तो हमारे पास समय बहुत लग जाएगा, पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। लेकिन जो भी सेंसिटिव डेटा होते हैं वो पक्का चेक होकर के ही जाते हैं। जी बिल्कुल। आशुतोष जी के बारे में अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात जोड़ना चाहूँगा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। हजारों वर्ष पहले हमारे शास्त्रों में लक्ष्य भेदी बाण का उल्लेख है। बिल्कुल। लक्ष्य भेदी बाण लक्ष्य पर जाएगा, मार के वापस भी आ जाएगा, इसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा सकता है। और अब दुनिया रिसर्च कर रही है, भारत ने सर्च तो पहले कर लिया था, तो भारत के अंदर ज्ञान संपदा का भंडार है। भारत के ज्ञान से ही दुनिया नए नए आविष्कार कर रही है। मैं ये भी कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे ही शास्त्र, हमारे ही यहाँ के जो ज्ञान के भंडार को चुरा चुरा कर कई देशों ने बहुत तरक्की कर ली है। पर भारत के अंदर वो ज्ञान की संपदा थी कि नालंदा के विश्वविद्यालय में आग लगा दी जाती है इसलिए कि भारत ज्ञान संपदा से संपन्न ना हो जाए। तो ये सोच भी भारत के अंदर में लोगों ने उसको भी भारत को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निश्चित रूप से बहुत कारगर है, बहुत कई चीज़ों में हमें आने वाले समय में उसका बहुत लाभ मिलेगा। पर भारत के अंदर ये चीज़ बहुत पहले से है, इसका शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। सही बात है। एक मैं उदाहरण दे देना चाहता हूँ, जो आपने कहा ये सच है कि हमारे देश की सरकारों ने शुरुआत में जो भारत में शोध हुए, हम उसको बहुत ज़्यादा दुनिया को बतला के मनवा नहीं सके। उसका बहुत स्पष्ट उदाहरण है न्यूटन थियरी। न्यूटन थियरी 250 साल पहले केरल के लोगों ने
दे दी थी। और ये द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर अगर आप जाएंगे तो उसके वेबसाइट पे 2007 में उन लोगों ने इसको माना है कि न्यूटन से पहले 250 साल पहले केरल के किसी कॉलेज में इसका शोध हो चुका था। लेकिन जब ऐसा हुआ तो उस समय क्या था कि डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया ऐसी नहीं थी। आज जैसे उस समय लोग पत्थरों पे पहाड़ों पे लिखते थे, कुछ लिखने की प्रक्रिया इस तरह की नहीं थी। तो ये बात सही है। और कई बार हमें लगता है, जैसे हम लोग तो ऐसा अपने रिसर्च में करते हैं कि जो हमारी भारतीय पद्धति के जो तकनीकी से जो हम डेटा को ट्रेन कर सकते हैं, देयरफॉर मैंने यही बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा किस तरह से ट्रेन हो रहा है उसके ऊपर निर्भर है। तो हमने सारे हमारे विद्यार्थी जो रिसर्च के, हम कहते हैं कि भाई भारत की जो भी चीज़ है, जैसे इंडियन वेडिंग सिस्टम है, खाने जो संयुक्त परिवार है, क्या उस तरह के कंसेप्ट को ला करके हम डेटा ट्रेन करके एक बार कैलकुलेट करते हैं कि वो एक्यूरेसी कितनी होती है। तो ये तो संभावना है। और ये सच है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने साहित्य को ठीक से नहीं देखा। और मुझे लगता है एक बार स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वरदान है कि अपनी पुरानी संस्कृति के जो तत्व थे जो उसको निकाल करके बाहर ले आए और उसको एल्गोरिथम के रूप में ला करके डेटा को ट्रेन करके मशीन को सिखा करके एक बार प्रयोग एक्यूरेसी का करना चाहिए। ये मेरे को पूरा इस बात पे विश्वास है। बिल्कुल सही कहा दर्शकों। और जैसा कि आपने जाना कि हमारे विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से इंटेलिजेंसी जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है और किस तरह से टेक्नोलॉजी का अपने भारत को, अपने देश को अच्छा बनाने के लिए हम उपयोग कर रहे हैं और आगे भी नए नए प्रयोग होते रहेंगे जो हमारे देश को उन्नत और प्रगति की ओर अग्रसर करते रहेंगे। वहीं किशन जी ने हमको बताया कि स्वच्छता अपने आप में हमको पहले अंदर लानी पड़ेगी, तभी हम अपने देश को, प्रदेश को, शहर को स्वच्छ बना पाएंगे और ये हमको स्वभाव में अपनाना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए किशन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम जानते हैं कि हमारे विशेषज्ञों की जो एक विषय है जिस पर हम बात कर रहे थे दर्शकों, वो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में ना हमेशा हम जो है और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल है जाने का। तो आप हमारा कार्यक्रम नमस्कार एमपी इसी तरह देखते रहिए, हमारे विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछते रहिए, जवाब आपको यहाँ प्राप्त होते रहेंगे। और अब इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। नमस्कार।